तमाम जांच पड़ताल के बाद और पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित करते हुए उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब इस प्रतिबंध के बाद इस संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से यह एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका की वजह से कई दिनों से सरकारी एजेंसियां जांच कर रही थी। इस दौरान ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश भर में इस संगठन के तमाम ठिकानों पर छापे मारे। अपनी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल है और बाहर से धन और वैचारिक समर्थन के साथ देश में संवैधानिक अधिकार के प्रति अनादर दिखाता है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने बताया कि पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूह के साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भी भाग लिए हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से पीएफआई से जुड़े सभी लोगों और संगठनों की जांच की जा रही थी। पीएफआई के खिलाफ इन छापों में जांच एजेंसियों को अहम सबूत हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस और आतंक रोधी दस्ते ने 26 और 27 सितंबर की आधी रात को एक साथ छापे मारे। इस कार्रवाई में सबसे अधिक 75 लोगों को कर्नाटक से हिरासत में लिया गया। 27 सितंबर को भी 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंकी रोधी दस्ते ने पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापा मारकर 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापा मारा गया था। आइए अब जानते हैं पीएफआई के बारे में और संगठन पर कब और क्या-क्या आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। 2017 में ही एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। तमाम जांच के बाद सामने आया है कि केरल में पीएफआई की सबसे अधिक उपस्थिति रही है, जहां बार बार उस पर असंवैधानिक कार्यों का आरोप लगता रहा है। इनमें से कुछ साल पहले एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाना या उनकी हत्या करना आदि शामिल है। इसके अलावा पीएफआई पर दंगा करना, डराना, धमकाना और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप भी लगे हैं। साल 2012 में कांग्रेस के ओमन चांडी के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के पुनरुत्थान के अलावा और कुछ नहीं है। केवल इतना ही नहीं, यह बात एक सरकारी हलफनामे में भी कही गई है कि पीएफआई कार्यकर्ताओं पर हत्या के 27 मामले दर्ज हैं। पीएफआई का गठन 2006 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था और ये तीनों संगठन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बने थे। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई शामिल थे। इस वक्त देश में 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय था। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। केवल इतना ही नहीं, इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि पीएफआई खुद को अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक नव सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता रहा है, जो समाज में इस समुदाय, दलित और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कार्य करता है।
दरअसल 1977 में देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के चंद महीनों बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। इसके बाद इस संगठन की एक्टिविटीज में तेजी आ गई और देखते ही देखते इसका विस्तार भी तेजी से होने लगा। इस संगठन की एक्टिविटीज को लेकर साल 2012 से ही अलग अलग मौकों पर पीएफआई पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। याद हो कि पिछले साल की शुरुआत में ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी के जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए। इस तरह करोड़ों रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसे आता है। तो अब इस पीएफआई पर 5 साल के लिए सरकार ने बैन लगा दिया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पीबीएन।